हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं गैंग्स ऑफ जनरल स्टडीज़ चैनल, जिसमें आज हम एक नई सीरीज़ पे काम करने वाले हैं। इसमें हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में, किसके लिए ये यूजफुल है और इसमें अलग क्या होगा। बुकलेट तो आपको मिल जाएगी मार्केट में, बट इस वीडियो में क्या होगा, इस सीरीज़ में अलग क्या होगा और आपको ये सारा कवर कौन करवाने वाला है, ये सारे डिटेल्स हम स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट में कवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे मेन कंटेंट पे, बिकॉज आई नो योर टाइम इज़ टू मच इम्पॉर्टेंस इन कंपेयर टू नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। सो हम इस सीरीज़ में सबसे पहले घटना चक्र का, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, डिटेल मैनर में कवर होते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने का कि आप प्रीवियस ईयर पहले आपकी तैयार होनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया होता है कि आपको क्या कवर करना है और क्या नहीं कवर करना। इससे बेहतर तरीका मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई। ठीक है, अब इसमें हम कवर क्या करेंगे, इसमें हम घटना चक्र का जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, ठीक है, जो जियोग्राफी वाला सेगमेंट है, जो इन्वायरमेंट वाला है, इकोनॉमी का है, साइंस सेगमेंट है, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग है मिक्स वाले जो आते हैं ना, वो भी हम कवर करने वाले हैं और डिटेल मैनर में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम ये भी बात करेंगे या इस बारे में बात करेंगे कि ये किसके लिए यूजफुल है। देखो, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि यूपीएससी में 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका प्रीलिम्स क्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल बेस पे होते हैं। तो आपके लिए तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टेट पीएससी से रिलेटेड है, वो कोई भी पीएससी हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार पीसीएस दे रहे हो या राजस्थान पीसीएस दे रहे हो, आपके लिए तो मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको करना ही है, ये मैंडेटरी है। और अगर हम बात करें तो जो वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वाले सेगमेंट्स हैं उसमें सब स्कोर कर रहे होते हैं। इसमें अगर आपने कवर कर लिया तो विश्वास मानो आप टॉपर से ज़्यादा नंबर यहाँ पे गेन करने की कंडीशन में होगा। वन टाइम पे आपको टाइम लग सकता है, बट आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे इन कंपेयर टू अनदर। ठीक है, और इसमें अलग क्या होगा, ठीक है, इसमें अलग ये होगा कि एक्चुअल में देखो, क्वेश्चन और एक्सप्लेन जो सेगमेंट है वो तो आपके पास मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि हम जब ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आंसर तो कवर करेंगे भी, लेकिन हम उसके साथ में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो ये सेगमेंट है, मीन्स क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं सारे क्वेश्चन तो आपकी रेंज में नहीं होंगे, बट आपकी मेरिट डिसाइड कैसे होती है। लास्ट में 1-2 नंबर के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, जब मेरिट के या कट ऑफ के आसपास पहुंचते हैं, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आ तो सबको उतना ही रहा होता है, बट जो स्मार्ट गेस, जो इंटेलेक्चुअल गेस करता है ना, वो एग्ज़ाम क्रैक करता है, और जो ये सब चीज़ें नहीं सीखते वो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेहनत नहीं करते, करते हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, बट जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करेगा वो क्रैक करेगा एग्जाम। तो इसमें हम हर सेगमेंट्स पे बात करने वाले हैं। जैसे आपने ये टॉपिक किया तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, तो हर टॉपिक में इतना ही स्कोप होता है कि इनडायरेक्ट वे में करके आप 50-50 पे जा सकते हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये टेक्निक आप जब वीडियो देखेंगे उसमें हम जैसे बात करते जाएंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सो आज हम सबसे पहले हिस्ट्री का सेगमेंट्स पे बात करने वाले हैं। हिस्ट्री के सेगमेंट्स में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें जो मेरी प्रायोरिटी है कि एक्चुअल में किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम उस सीक्वेंस वाइज में, हम ये जो बुक जिस फॉर्म में कंपाइल है उस फॉर्म में नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो कवर करने वाले हैं जिस सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी वो स्टार्टिंग की मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछते, लगभग वो 1885 के बाद से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके कम टाइम में ज़्यादा स्कोर आप कैसे करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1885 के बाद से स्टार्ट करेंगे। 1885 से स्टार्ट करने के बाद हम 1947 तक जाएंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग का मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद एंशियंट पे आएंगे, फिर मेडिवल पे आएंगे। ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप कम टाइम में एग्ज़ाम में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें। बस मेरा इतना सा इंटेंशन है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए
कैसे हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए। सो आपका बहुत टाइम लिया, हम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम जो टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इन्होंने नोट सेगमेंट दिया है ना, ये बेसिकली जितने क्वेश्चन आए हैं उसी को एक जगह पे कंपाइल किया है। सो मुझे लगता है कि इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम आगे की सीरीज़ में इसको ऐड करेंगे। हमें लगता है कि हम क्वेश्चन अगर कर लेंगे, उसका जो एक्सप्लेन सेगमेंट है वो देख लेंगे, तो ऊपर का कंटेंट पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कोई भी कंटेंट प्रिपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको कवर करो, ठीक है। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी के धर्म और मीन्स रिलीजियस है सोशल रिफॉर्म आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। किस वर्ग को मुख्यतः, देखो ये कुछ शब्द होते हैं ना, अब आप ऐसे सीखते भी जाओगे, ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन रीड करना और उसको कैसे इंटरप्रेट करना और कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि मुख्यतः किसको आकर्षित किया है, ठीक है। तो मुख्यतः की जब बात आती है तो ये पहले कह रहा है कि क्या बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कि हाँ किया था। नगरीय उच्च जातियों को, ठीक है, किया था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को किया था आकर्षित, क्या उदार रजवाड़ों को किया था क्या, हाँ। तो इसका सही जवाब क्या है, अब देखिए अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों में से करें कि एक, देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको सबसे पहले जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो 3-4 हों, तो आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। देखो जब ये आप ये देख रहे हो कि इसमें एक ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 3, इसमें 3, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें से एक ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उस ऑप्शन तक पहुंचना और उसके बेस पे एलिमिनेट कर देना है। देखो बुद्धिजीवी वर्ग को ऑब्वियस सी बात है, राजा राम मोहन राय कौन थे, वो बुद्धिजीवी थे ना। और जो और सारे थे, जो रानाडे थे, ठीक है, ये सब कौन, ज्योतिबा फुले, ये सब कौन थे, बुद्धिजीवी थे। तो ऑब्वियस सी बात इनको किया है ना। तो अब देखो इसमें से अगर किसी भी ऑप्शन में एक नहीं है, सब में है, तो ठीक है। नगरीय उच्च जातियों को, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इनको किया है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़ों, ठीक है, इनको भी किया है। तो ऑप्शन ये बचता है कि इनको नहीं किया, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, क्योंकि इनका क्या है ना कि जो गरीब है, जिनको देखो गरीब को ना नॉर्मली वैसे भी ज़्यादा धर्म और सोशल रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं, क्योंकि उसकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती हैं, तो वो उसको फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, 1, 2 एंड 4th। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन दिया है, इसको ध्यान से सुनना। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं था। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों, ठीक है, मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, ठीक है, किसको, बुद्धिजीवी को और मध्यम वर्ग को। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, ठीक है, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। अब देखो ये कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा टिपिकल नेचर के होते हैं, बट इनको बहुत इजी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कथन एक, 19वीं, ठीक है, शताब्दी भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं शताब्दी में भारत का क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। अब ये तो कथन है, क्यों हुआ, मतलब इसकी वजह क्या थी। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, तो और ये एग्जाम कहाँ, RS राजस्थान PCS सर्विस में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो अगर आप अपने आप इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट एक है कि 19वीं शताब्दी में भारत का क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ। और उसका कारण क्या है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, ठीक है, बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने। देखो आधुनिकीकरण, आधुनिकता, इन दोनों में कुछ तो लिंक हो रहा है। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो टर्मिनोलॉजी का लिंक हो रहा है ना, तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, अब ये दोनों सही है। लेकिन क्या इस कथन का ये जो कारण है बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, बुद्धिवाद की बात होगी और जो बेसिक मॉडर्निज्म के जो बेस हैं वो होंगे, तो क्या होगा, फिर वो मॉडर्निज्म वहाँ पे होगा ही, मतलब भारत का आधुनिकीकरण होगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या आर सही है किंतु गलत है, ये हो गया। ए सही है किंतु आर गलत, ये भी गलत है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए
की सही व्याख्या आर नहीं करता। देखो, अगर आप लास्ट में भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि आप 50% पे तो आ रहे हो ना, तो आपको 50% पे पहले आने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये सही है, ए तथा आ दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार को किया, नवीन धनवान व्यापारी को किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, शिक्षित मुसलमान को? तो इसका सही जवाब है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ठीक है। जब आप अभी सोशल रिफॉर्म वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा था सोशल रिफॉर्म में मेजॉरिटी में, ठीक है। और ये राजस्थान में पूछा गया है, तो राजस्थान में पूछा गया है तो ये सोचो कि आप किसी भी जगह पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? विवेकानंद नहीं, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय को ना बहुत सारे नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य जो सेतु है वो कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। तो मतलब इतने सारे क्या हैं टाइटल इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, ठीक है, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है बताओ? तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। नहीं तो डी होगा ना, क्योंकि अभी देखो ना, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ये ना। अब देखना, अभी इसी से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये यूपी ARO में पूछा गया मेंस में, ये यूपी PCS में पूछा गया, देखो ना। यही क्वेश्चन, मतलब किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इसका जवाब तो अब आपको पता ही होगा, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। देखो, ये BPSC का क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड LDA का क्वेश्चन है। देखो, मतलब ये है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार अगर बेसिक क्लियर कर लेते हो ना, तो आप कोई भी एग्जाम दो, क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। आगे पीछे करके उसमें बस ऑप्शन चेंज किया जाता है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो कौन था? राजा राम मोहन राय। यूपी PCS मेंस 2005 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? बताओ फिर, अब किसे माना जाएगा? राजा राम मोहन राय को ही माना जाएगा ना। यूपी लोअर सब। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। RS में पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3-4 फैक्ट्स आएंगे जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ब्रह्म समाज भी थी, आत्मीय सभा भी थी, ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसको स्टैब्लिश किया था? आत्मीय सभा को। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, मतलब इसका क्या होता है कि एक ही ईश्वर को मानेंगे, मतलब जो बहुत सारे मल्टीपल भगवान हैं उनको ये नहीं मानेंगे। एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी, ठीक है। आत्मीय सभा कब? 1815 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन की राय द्वारा। अब यहाँ पे जब ब्रह्म समाज की बात हो रही है, तो ब्रह्म समाज किसने इस्टेब्लिश करा था? राजा राम मोहन राय ने। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1828 में, ठीक है। और 1815 में कौन होता है? आत्मीय सभा, ठीक है। और ब्रह्म समाज कब होता है? 1828 में, ठीक है। और ये कौन से धर्म का? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? ठीक है, ये देखो BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें 27, 31, 43, 29 दिया नहीं गया है, सो ये आंसर क्या है? डाउट में है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि 1828 में इस्टेब्लिश हुआ है ना। देखो, इसके डिटेल में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब देखो, इसको याद कैसे करोगे ना, याद करने का पैटर्न भी तो होना चाहिए। 1828 के आसपास आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि उस समय इंडिया का वॉइसराय सिस्टम था या गवर्नर जनरल सिस्टम था? अगर वॉइसराय था तो उस टाइम पे
कौन था, ठीक है। तो इससे तुम शायद ज़्यादा बेहतर याद कर पाओ। तो अगर मुझे पता है, अगर आपने कर दिया होगा कमेंट, आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम बताते हैं कि इस टाइम पे जो था 1857 के बाद क्या होता है, वायसराय सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके पहले क्या होता है, बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। पहले होता है ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद होता है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो विलियम बेंटिक कब तक था, 1828 से 33 तक ना, क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का। अब जब इसके टाइम पे क्या होता है कि इसी टाइम पे 1828 में क्या होता है, ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया या सपोर्ट किया, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब जो धार्मिक कर्मकांड थे उसका भी इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद पे इन्होंने बल दिया, मतलब एक ही ईश्वर होना चाहिए। अब ब्रह्म समाज ने ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बात हो गई किसके, ब्रह्म समाज के बारे में। अब हम आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, फिर वही क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा है, राजा राम मोहन राय। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ठीक है, एक बार तुम चीज़ें प्रिपेयर कर लो तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी, एक बार इसके बाद यहाँ पे जो इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र टैगोर को 1817 से 1905 ना, तो किसको, देवेंद्र नाथ टैगोर को था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित होते हैं। कब, 1843 में। कौन, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। देखो, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये दोनों रिलेटेड किससे हो जाते हैं, ब्रह्म समाज से, ठीक है। केशव चंद्र सेन की वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। किसका, केशव चंद्र सेन का। और इनको आचार्य किसने अपॉइंट किया, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और किसकी वजह से, केशव चंद्र सेन की वजह से क्या हुआ, इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई ना। एक सेकंड इसको ऐसे देखते हैं, तो पहले तो यहाँ था, अब फिर यूपी में हो गया, इधर मद्रास में हो गया ना। तो मतलब इसका जो विस्तार हुआ किसके द्वारा किया गया, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसका विस्तार किया गया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो अब तो पता ही होगा। अब देखो ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, उत्तराखंड में एमपीपीसीएस, उत्तराखंड, ठीक है। और हर स्टेट पीसीएस में हाजिर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, ठीक है, तो अकबर सेकंड ने, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता फैक्ट, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा मात्रा थी और उसको इंक्रीज या बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। कहाँ पे, ब्रिस्टल में। कब इनकी डेथ हुई, 1833 में। किससे मिलने गए थे, विलियम चतुर्थ से। किसके लिए मिलने गए थे, अकबर द्वितीय के लिए गए थे, क्योंकि इनकी पेंशन इंक्रीज की जाए, ठीक है। कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, वही बात हो गई। अब तो आपसे कोई पूछे तो उसके मुंह पे जवाब फेंक के मारो ना, ये होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो विश्वास मानो आपकी बहुत बेहतर कंडीशन होगी, ठीक है। और जिससे न केवल आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, बल्कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आएगी। आपको जो फेक मोटिवेशन लेना होता है ना, वो आप नहीं लोगे, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है।
राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो अभी मैंने बताया ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 1833 में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। ये कहाँ पूछा गया था? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2016 का है। ये थोड़ा सा टफ है, बट देखो, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी किनकी स्थापना से है? ठीक है, किसका? केशव चंद्र सेन का। तो इसमें केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये नहीं किया था, सेकंड एंड थर्ड किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, केवल 2 और 3। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको किसने आचार्य अपॉइंट किया था? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देखो, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे एक्टिवली ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको चीज़ें बाद में याद नहीं करनी होंगी, और ये आपके कॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा हमेशा के लिए, और उसके थ्रू जब आप और इन्वॉल्वमेंट करोगे तो अनकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। सो आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म में मेमोराइज हो जाती हैं, और आपको, जैसा मैंने कहा, कि अनकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जन्म से कोई मतलब नहीं है, बस ये बंगाल से रिलेटेड है, ये समझ लो। वो 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। ठीक है, 1857 की क्रांति, इससे रिलेटेड कुछ समझ सकते हो। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। इतना टफ नाम इन्होंने रख दिया है, इसका मतलब ही क्या समझ आएगा ना। हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ रहा हो, अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं। नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की किसने? केशव चंद्र सेन ने। और इसने किस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। देखो, 1885 में क्या होता है? कांग्रेस, ठीक है, इस्टेब्लिश होती है। तो उससे कितने साल पहले? 15 साल पहले इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन कौन करता है? केशव चंद्र सेन। इनकी सदस्यता सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुली थी। ठीक है, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, वो आ सकता है। ठीक है, संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। कौन सा? सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हो गए। सो अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो आप बैठिए प्लीज़। जो आपको लग रहा है कि टफ है, ठीक है, उसको एक जगह नोट डाउन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, यही क्वेश्चन है जो आपको ईज दिलाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब टैकल करते हैं, जो टफ क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं वो क्रैक कर लेते हैं एग्जाम। ठीक है, सो एक कॉपी पेन लेके बैठिए और वहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन सबसे पहले कौन था? उसमें राजा राम मोहन राय थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि दी थी। विलियम एडम, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा नया है, तो इसको भी मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, विलियम एडम। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज ये पूछ रहा है, ब्रह्म समाज नहीं पूछ रहा है, भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय नहीं, केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका डिटेल अगर देखना है तो ठीक है देख लेते हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। किसके? भारतीय ब्रह्म समाज। देखो, ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इन सब में कंफ्यूज नहीं करना है। इसको एक जगह लिख लो और उसको एक दो बार देखो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली थी। पहले इन्होंने दिया था, किसने? देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि, फिर छीन लिया। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। तो जो देवेंद्रनाथ वाली देखो, सबसे पहले कन्फ्यूजिंग हो गया ना, अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें, ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है
आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन हो जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाते हैं। ठीक है, और भारतीय, देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो जिससे मैं लिख रहा हूँ वो मेरा पेन थोड़ा सा कम सही है। ठीक है, जिस वजह से शायद समझना है। तो भारतीय ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किसने किया था? ठीक है, केशव चंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो प्लीज़ राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। सब पैसा हो जाएगा मेरे पास तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाऊँ, बट अभी मैं इतना ही अफोर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तक तो मामला क्लियर था ना कि आदि ब्रह्म समाज के नाम से किसको पुकारा गया? जिसको इस्टेब्लिश किया था किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नाम दिया। अगर वो भारतीय ब्रह्म समाज पूछते हैं, नवीन ब्रह्म समाज पूछते हैं, उसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो इसका जवाब क्या होगा? केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, अभी देखो कितना सारा हो गया। फिर से इसको एक बार समराइज करते हैं वरना चीज़ें याद नहीं रहेंगी इसको। ठीक है, इधर देखते हैं ना। देखो मैं क्या होता है कि फर्स्ट टर्म यूज़ करूँगा। ठीक है, जिससे होगा टाइम कम लगेगा और शायद आपको समझ भी आए। अगर ब्रह्म समाज, ठीक है, तो अभी ये भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज किसने इस्टेब्लिश किया था? बताओ। केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और भारतीय ब्रह्म समाज इसमें फिर से फूट हो जाती है। ठीक है, किसमें? भारतीय ब्रह्म समाज में। तो फिर से क्या इस्टेब्लिश हो जाता है? ठीक है, तो क्या इस्टेब्लिश होता है इसका जवाब दो। अभी तो मैंने बताया था ना, फिर से ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और कौन इन्वॉल्वमेंट होता है? आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि नोट जो है, नोट में दिया है 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा फेरेंजी कमल बोस के मकान जो इस हेतु किराए पर लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 1828 में। तारा चंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। किसके? ब्रह्म समाज के, भारतीय नहीं, केवल ब्रह्म समाज के पहले सचिव कौन थे? तारा चंद्र चक्रवर्ती। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 में, केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित होते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पे 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया। ठीक है, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बस इतना ही है इसके बारे में ना। तो मुझे लगता है अच्छा आगे भी है। ठीक है, बाद में इतिहास लेखन के दौरान कोई मतलब नहीं है इसका। ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया गया। ठीक है, ये डिस्प्यूट्स से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो जितना अभी तक हुआ। तो अब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो अब इसको सोच के बताओ। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कुछ याद भी करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करो। ठीक है, फाइनली एग्जाम में यही काम आएगा। ना तो नोट्स काम आएंगे, ना तो वीडियोस काम आएंगे, ना तो लेक्चर काम आएंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आपका माइंड जो प्रोसेस करने के लिए अगर एक बार अडॉप्ट कर गया तो एग्जाम में आप बहुत कंफर्ट सिचुएशन में होंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो किस सिद्धांत आधारित है? किस पे? नास्तिकता पे, अद्वैतवाद पे, बहुदेववाद पे, एक देववाद पे। एकेश्वरवाद बोला था ना, तो एक देववाद पे, मतलब ये एक ही गॉड को मानते हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, अवतारवाद का खंडन किया। ब्रह्म, देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है इसमें ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इसमें मूर्ति पूजा का सपोर्ट स्वामी विवेकानंद करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना होता है सारे विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया उन्होंने? नहीं किया। ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है,
सती प्रथा का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, वो तो कहते ही थे कि ठीक है पाश्चात्य या वेस्टर्न एजुकेशन क्या है हमारे लिए ज़रूरी है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। तो इसने पूछा नहीं किया। देखो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, मैं बताता हूँ, अगर आपको बेहतर लगे तो आप अडॉप्ट कर सकते हो कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया, तो आप नहीं पहले हटा दो, ये सोच लो किसका विरोध किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, तो इसका नहीं किया ना, तो आप इससे टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था, तो ये शायद दिग्दर्शन करके ऐसा कुछ है ना, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, और ये बी वाला तो इसका दिख ही नहीं रहा है, एक सेकेंड, अच्छा समाचार चंद्रिका, तो इसका क्या आंसर दे रहे हैं, बी का मतलब कि निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था, तो समाचार चंद्रिका, ठीक है। इसका एक बार एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसे पूर्व में संवाद कौमुदी के संपादक थे, कौन, भवानी चरण बंदोपाध्याय, भवानी चरण बंदोपाध्याय। इससे पहले किसके संपादक थे, संवाद कौमुदी के। फिर उन्होंने किसका प्रकाशन शुरू किया, तो चंद्रिका का, ठीक है। चंद्रिका का क्यों, इसका काम क्या था कि ये जो राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, कब पूछा गया था, 2017 में, ठीक है। अब देखो ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ठीक है। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एक एंड दो, ठीक है, ये हो गया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि इनके जो ब्रह्म समाज है उसके कुछ सिद्धांत है। एक ईश्वरवाद पे विश्वास, हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त करना, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करना, ठीक है। पुरोहितों के वर्चस्व पे कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, मतलब स्वामी दयानंद कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, मतलब वेद जो है वो त्रुटिहीन है, ऐसा कौन मानता था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, तो ये हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसको जाता है, स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में क्या किया, वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू मीन्स न्यू हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वो शिकागो गए, कहाँ पे, जो कि यूएसए में है। वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन, जिसे विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध क्या दिया, स्पीच दिया या भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। न्यू हिंदुज्म है उससे जो टैगोर साहब हैं वो भी थे, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद भी थे। महात्मा गांधी भी न्यू हिंदुज्म के प्रतिनिधि थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में कब भाग लिया, तो इसका सही जवाब है 1893। अभी ऊपर तो मैंने बोला था ना यूपी पीसीएस में ये 2015 में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में, ठीक है, कब भाषण दिया, तो इसमें डेट है ही नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। 1893 में, 1893 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म, देखो एक ही डेटा है ना आपके पास के, ठीक है। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट्स रिलीजन में पार्टिसिपेट किया, किसने, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो उसी को कितने टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना, तो वही है, आप एक बेसिक फैक्ट्स याद करोगे या एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मेमोराइज करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, देन यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड टू यू इन डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट क्वेश्चन, ओके।
सो नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद, वही है 1893, ठीक है, शिकागो में। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो देखो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, ठीक है, और इसके बाद एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। तो मतलब सब जगह वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत, ठीक है, प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। किसके? प्रैक्टिकल वेदांत के। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण कब? 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। क्या? व्यवहारिक वेदांत पे अपना स्पीच कब? 1896 में। कहाँ पे? लंदन में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, क्या ज्ञान योग, एक सेकंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। क्या ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट पे पूछा गया, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी 1893 में, ठीक है। और 1897 में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। कब? 1897 में। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? चलो, स्वामी विवेकानंद ने की। कब? 1897 में की, ठीक है। और 1909 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट्स के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से रजिस्टर किया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेल्लूर में, ठीक है, हावड़ा के बेल्लूर में खोला गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? अब इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे उसके जान निकाल के आओगे ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की? बताओ, ये सब कोई क्वेश्चन है आपके लिए? ये तो बस सोते हुए कोई पूछेगा आपसे तो आप उठ के जवाब दे दोगे, उठोगे भी नहीं, सोते हुए बोल दोगे ना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, वही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन क्या बार बार पूछते हैं, और वो भी पूछा बिहार पीसीएस में। सोचो, पीसीएस में पूछ रहा है आपसे इस टाइप के क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अब बोल भी दो, कब हुई थी? 1897 में, ठीक है। चलो यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप मुझे ये बता दो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ था। देखता हूँ आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, मतलब आप चीज़ों को कितने टाइम तक रिटेन कर सकते हो या याद रख सकते हो, ठीक है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में हो गया था। बहुत सही, 5 वर्ष में। चाइल्ड मैरिज इसे बोलते होंगे ना। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है भाई? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये तो वैसे भी आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मतलब जब रिलीजियस की बात आए तब भी आप इसको कोट कर सकते हो ना। तो इसको स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या कहा था? ईश्वर के बारे में सोचने के मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत सारा काम बाकी है। किसने कहा था? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसने कहा था? इसको कहा था सिस्टर निवेदिता ने। क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, इसे किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य, तो मतलब विवेकानंद की ये क्या थी? शिष्या थी, ठीक है। कौन? सिस्टर निवेदिता।
दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या किया गया था? आर्य समाज। अच्छा, अभी मैंने एक फैक्ट्स आपको बताया था, दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने क्या प्रतिपादित किया था वेदों के बारे में, ठीक है, ये आप बताइएगा। अगर ठीक है आप ध्यान से चीज़ें कर रहे होंगे तो शायद आप कैपेबल हो बताने में, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं ध्यान से तो आप प्लीज़ कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, जिसे मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ पे? बंबई में। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। और जो आर्य समाज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर्य समाज है वो बेसिकली क्या करता है कि वैदिक चीज़ों को प्रमोट करता है, और जो वेस्टर्न चीज़ें हैं मतलब पाश्चात्य चीज़ें जिसे बोलते हैं उसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वेस्टर्न की जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न को प्रमोट करती हैं और ये अपने वैदिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के रिवर्स में आ जाएंगे, या प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे? लाहौर में। किसका? आर्य समाज का। कब? 1877 में। अब देखो एक बार फिर से सुनो कि 1875 में, ठीक है, कब? 1875 में। किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? आर्य समाज का। किसके द्वारा हुआ? दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। इसका हेडक्वार्टर 1877 में कहाँ था? लाहौर में था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। इनका मूल उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म का शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875। अच्छा, यहीं पे अब आप मुझे ये बता दो कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा है? नहीं आएगा ना। अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना। रामकृष्ण मिशन की। कब? 1897 में। देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना राइटिंग तो प्लीज़, ये प्रॉब्लम पेन का है, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज, 1875 में आर्य समाज, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? अब बता दो, अगर नहीं बताया ना तो पलटा के मारेंगे तुमको, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ना। यूपीपीसीएस में पूछा है, बताओ। अब चलो थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक, आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हैं। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों का उन्होंने पाखंड और झूठे धर्म की संज्ञा दी। देखो वैदिक पीरियड में क्या है, एक तो उत्तर वैदिक पीरियड है, ठीक है, एक तो ऋग वैदिक है। तो ये बेसिकली ऋग वैदिक के टाइम पे जो प्रथा थी या जो सिस्टम था उसको प्रमोट करते हैं। उत्तर वैदिक टाइम में तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऋग वैदिक टाइम की बात कर रहे हैं। 1867 में उन्होंने झूठे धर्म का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या? पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका लहराई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते हैं। किसको? वेद को क्या देखते हैं? भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते हैं। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मातीत दैवीय है, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान के सोर्स हैं, ठीक है, का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखो यहाँ से कुछ बातें निकल के आई ना, जिससे हम देखते हैं एक सेकंड में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। कब की? 1875 में की। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो,
ठीक है। और इन्होंने 1867 में पाखंड खंडनी पताका का इस्टेब्लिशमेंट्स किया या वो लहराया। और इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था ये देख लो, वेदों की ओर लौटो, और वेद ही समस्त ज्ञान का सोर्स हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इतनी कुछ खास बातें हैं जिनको आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेदों की ओर चलो ये नारा किसने दिया। वेदों की ओर चलो ये नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। अब ये तो कर ही सकते हो ना, मार्टिन लूथर। अब इसका जवाब दे दो, ठीक है, ए, वरना पता नहीं है, सामने होते ना तो अभी लपेट देते तुमको। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, 49। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। ये एक नया फैक्ट तुम्हारे सामने आया तो इसको मेमोराइज करो। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद, या रचना है, स्थापना नहीं, सॉरी, रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी, सत्यार्थ प्रकाश की। अब जो स्वामी दयानंद है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जन्म याद रखने का ज़रूरत नहीं है, 1824 सुन लो, ठीक है। ये वही टाइम फ्रेम है ना जब 1824 1813 का एक्ट आता है, 1833 का एक्ट आता है, उसके बीच का टाइम पीरियड है ना। जब कौन एक्टिव होता है, जो आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो उस टाइम फ्रेम में ही होते हैं। गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1860 ईस्वी में मथुरा के स्वामी विरजानंद जी ने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। कौन, सॉरी एक सेकंड, स्वामी विरजानंद, ठीक है, कौन, स्वामी विरजानंद, ठीक है। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराई, ठीक है, ये तो हो गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये भी हो गया था, ठीक है। उन्होंने वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती के। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, डी, किसने, दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश वही हो गया। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी, आर्य समाज की, ठीक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, कितना बार भाई हर एग्जाम में तो पूछा गया। देखो ये एक ही फैक्ट है ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ। MPPSC में पूछा गया, उत्तराखंड में, LDA में, ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS में, UP PCS में, मतलब देख रहे हो आप, एक ही चीज़ है, 50 बार पूछी गई है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताओगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये शुद्धि आंदोलन से मतलब क्या था, इनका कहना था कि जो धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी, मतलब जो कन्वर्ट हो गए हैं अनदर रिलीजन में, वो हिंदू धर्म में फिर आ सकते हैं, उसके लिए क्या चलाया था इन्होंने, शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, ये कथन है, अच्छा, ठीक है। और इसका कॉज क्या है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जगह को कमजोर किया, ठीक है। इसका क्या हो सकता है कि इन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, ये बात तो दोनों सही है ना, लेकिन इसकी वजह से इसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, ये बात सही कुछ हद तक नहीं लगती, तो सही नहीं भी है, ठीक है। फैक्ट दोनों सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ARA की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, ये हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा, ठीक है। मतलब ये इनके सिद्धांत हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं होता। निम्नलिखित में से किसने कहा, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है,
तो इसका सही जवाब था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचार, ठीक है, में स्वदेशी का विशेष महत्व था। मतलब इंडियनाइजेशन हो ना, मतलब स्वदेशी होना चाहिए अपना, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तुलसीदास, अब क्या ही बोले इनका, इन्होंने क्या ही दे दिया। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको नहीं पता आपको टैकल कैसे करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आपको ये तो पता है कि इनके टाइम पे ना तुलसीदास तो नहीं थे। तुलसीदास मतलब वो कुछ ऐसा आइडिया आता है ना कि मुगल टाइम पे थे या तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे, लेकिन इस टाइम पे तो नहीं थे ना। तो लेटर मुगल का टाइम फ्रेम में ये सब आते हैं लगभग, ये तीनों। तो फर्स्ट तो यही होंगे। अगर अब देखो इसमें फर्स्ट ये तो हट गया, तो वैसे भी आप 50-50% पे चले गए। देखो 1-2 ये दोनों सिमिलर हैं, तो 3-4 और 4-3 को इन्होंने क्या किया है? मिसमैच किया, मतलब मिस अरेंज किया है ना। तो अब इसमें देखना है किसमें? 3 वाले में और 4 वाले में। तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। देखो अब इसको 1875 में ये इस्टेब्लिश करते हैं ना अपना ऑर्गेनाइजेशन आर्य समाज, और स्वामी दयानंद ये 1893 में जाते हैं स्पीच देने। तो अब इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पास हो जाता है मामला ना, तो फिर भी आप गेस करके 50% पे जा सकते हो। इसका सही आंसर है बी। तुलसीदास 16वीं सदी में, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी, ठीक है, यहाँ तक तो मामला क्लियर था। दयानंद सरस्वती 1824 से 83, विवेकानंद 1863 से 1902। तो पहले कौन आ जाता है? दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसकी? प्रार्थना समाज की। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। किसकी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किसकी प्रेरणा से? आचार्य केशव चंद्र सेन की। कहाँ पे? बंबई में। कब? 1867 में। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। कौन? देखो इससे रिलेटेड कौन कौन है? किससे? किस संस्था से? जो प्रार्थना समाज है उससे रिलेटेड आत्माराम पांडुरंग हो गए, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, महादेव गोविंद रानाडे हो गए। किससे संबंधित हो गए? प्रार्थना समाज से, ठीक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक अब बता दो। महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन गलत है, मतलब इसको हटा दिया गया है। लेकिन आपको तो पता ही है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। देखो यहाँ पे दे दिया। ये बीपीएससी में पूछा, ये छत्तीसगढ़ में पूछा ना। तो ये लोग बस ऐसे इधर उधर का उठा के पूछते रहते हैं, और आप एक बार तैयार करो, क्वेश्चन सही करो, सिलेक्ट हो जाओ, मज़े करो। सिलेक्शन के बाद तो मज़ा ही है ना। सोचो आप पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हो, अभी आपको आपका बगल वाला रूममेट भी भाव नहीं देता ना, या नहीं देती, मतलब मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, बट मैं मेल हूँ तो इस वजह से निकल जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? अब बता दो भाई। MC रानाडे ना। कितनी बार? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन से था?
ये थोड़ा सा नया है। देव समाज का संस्थापक, ये यूपी पीसीएस में यूपी लोअर में पूछा गया। ठीक है, अब ठीक है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। किसका? देव समाज का। कौन था संस्थापक? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ पे की? लाहौर में। ये डेट याद नहीं रखनी, अगर याद रखना है तो 1850 के आसपास कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। किसके? ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे देव समाज वाले ना, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। कहाँ पे? देवशास्त्र। किसके? देव समाज के। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, साक्षात्कारों की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकार नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता क्या हुई? खत्म हो गई। कब? 1913 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया। ठीक है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसका जवाब दे सकते हो या नहीं? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ओ, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्य को शोधित करके। ठीक है, किसने? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। अब वही बात आ गई ना, देखो फिर से इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं ना। ब्रह्म समाज, ठीक है, 1828। अभी ये कब हो गया? 1873 ना। कौन सा? सत्यशोधक समाज। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है? 1875 आर्य समाज ना। ठीक है, और यहाँ पे 1897 में रामानंद, स्वामी विवेकानंद वाला जो था ना, रामानंद मिशन, वो इस्टेब्लिश होता है। अगर इसमें से मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ आप एक बार फिर से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ना मतलब चीज़ें इतनी याद नहीं रह जाती। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ये एक माली के घर में हुए थे। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। किसने? ज्योतिबा फुले ने। किसका? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का क्या किया? संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो इनकी बुक कौन सी हो गई? इनकी बुक हो गई गुलामगिरी। किसकी? ज्योतिबा फुले की। इन्होंने किसकी इस्टेब्लिशमेंट्स की? सत्यशोधक समाज की। कब? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सत्यशोधक समाज। ठीक है, ये पता ही है गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ये मैंने अभी बताया था, अगर ध्यान से आपने सुना हो तो। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किसने? क्या बार बार यही करना है? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ठीक है, ये सत्यशोधक समाज का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, मीन्स उद्देश्य है सत्यशोधक समाज का कि पिछड़े वर्गों का क्या करना है? उत्थान। किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? पिछड़े वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का प्रमुख कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ये हो चुका है, आपको बता दें। गुलामगिरी इनकी क्या थी? बुक थी। अब सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? क्या इसको बताने की ज़रूरत है? ज्योतिबा फुले हैं। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ठीक है, ये बिहार में आदिवासी के उन्नयन, ये बिहार में तो बिल्कुल नहीं था, ये गुजरात में भी नहीं थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना
ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्ण एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़े जातियों का विद्रोह प्रमुख था। किसमें? सत्यशोधक समाज में। ज्योतिबा फुले किससे रिलेटेड है? ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन से। अभी इसमें तो हमने बात की ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कोई मतलब नहीं है, ये अभी हो चुका है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो इसका सही जवाब है राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का क्या किया? अपोज किया। ठीक है, राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। कब? 1830 में। ठीक है, किसकी स्थापना की? धर्म सभा की। किसने? राधाकांत देव ने स्थापना की। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, रूढ़िवादिता को समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके हैं शिवदयाल साहब। किसके? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में कहाँ पे? आगरा के एक महाजना बैंक का तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। पहली बात तो ये कहाँ पे लोकेशन थी? आगरा में थी। कब थी? 1861 में थी। कौन सा आंदोलन? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। ये जो बैंक का तुलसीराम थे, इन्हीं का नाम शिवदयाल साहब था, स्वामी जी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, ठीक है, मतलब एक ही भगवान होगा, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिर, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इनके लिए आवश्यक कर्तव्य थे। किसके लिए? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन के लिए। यूपी पीसीएस में पूछा गया है। चूँकि यूपी पीसीएस का है तो आगरा से रिलेटेड ये ज़्यादा डेप्थ में चले गए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। पहली बात तो ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। इनको क्या, किस नाम से? लोकहितवादी के नाम से। महाराष्ट्र के समाज सुधारक मतलब सोशल रिफॉर्मिस्ट गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से ये क्या थे? न्यायाधीश गोपाल हरि। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। कौन? गोपाल हरि देशमुख, जो कि कहाँ से रिलेटेड थे? महाराष्ट्र से। ठीक है, इन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता था? लोकहितवादी के नाम से। ये पेशे से क्या थे? जज भी थे और 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिम शिक्षा की आवश्यकता है कोई मतलब नहीं है। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार। देखो सोशल रिफॉर्म में ना, मतलब अगर ये ऑप्शन आ जाए कि स्त्री मीन्स फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, तो सब ने किया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। कब? 1876 में। इस टाइम पे जो इंडिया था उसका वायसराय कौन था? लिटन या रिपन या डफरिन? ठीक है, बताइएगा कमेंट से, और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, आप ही का होगा। ठीक है, इससे ही होगा कि अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आपका वो मेमोराइज हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा वो आपके ब्रेन में। ठीक है, नहीं पता है तो आप सर्च करो, या तो कमेंट सेगमेंट्स में और किसी का देखो, उसको वेरीफाई करो, उससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आता है कि 1876 में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, इसमें कौन पार्टिसिपेट किया था? तो गोपाल हरि देशमुख, जो कि लोकहितवादी के नाम से प्रख्यात थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख। अभी इसके बारे में बात हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है विष्णु परशुराम पंडित ने। किसका?
विष्णु परशुराम पंडित ने कहाँ पे महाराष्ट्र में क्या किया? विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? विष्णु परशुराम पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट्स की। कब? 1850 में। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। बीएम मालबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? इसका जवाब दोगे? नहीं दोगे? ठीक है, मैं देता हूँ। विष्णु परशुराम पंडित। क्यों? बीएम मालबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक या लीगल रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं विष्णु परशुराम पंडित। देखो, इनके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। किसके बारे में? विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, ये यहाँ है। ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, इन्होंने 1850 में क्या चलाया? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, इन्होंने और क्या किया? मतलब ये तो एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट्स किया। ठीक है, सेकंड ये हो गया कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया इन्होंने। और ये जो बीएम मालबारी बाल विवाह प्रथा थी उसको लीगली वैधानिक रूप से, ठीक है, समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। और अब बात है हम नेक्स्ट पे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ठीक है, पारसी की बात पूछ रहा है तो इसमें क्या था? कौन था? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालवारी। तो इसका सही जवाब है बहराम जी मालवारी। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालवारी था। उनका जन्म कहाँ हुआ? बड़ौदा की। इसका कोई मतलब नहीं है, कब हुआ था ये भी नहीं जरूरी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ, किसके? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, विधवा विवाह विडो मैरिज के समर्थन में, मतलब विडो, एक सेकेंड, चलो, ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, विडो मैरिज के सपोर्ट में थे। ठीक है, एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। चलो, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर तो कुछ ज़्यादा ही। ये आरएस में पूछा गया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ना। देखो, अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये कौन थे? बहराम जी एम मालवारी। ठीक है, और इन्होंने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। और 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, सर्वसम्मति आयु अधिनियम, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही मेंशन किया, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। कब? 1891। 1893 में क्या हुआ था आप मुझे बताएंगे? स्वामी जो विवेकानंद है वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? शिकागो। ठीक है, किस समिट में गए थे ये बताना कमेंट सेगमेंट में। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है कि उनका प्रधान संबल, प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पे राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये इतना डिटेल दिया गया है, मतलब ये किस व्यक्ति से रिलेटेड है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, बहराम जी, मीरवान जी मालवारी नहीं, थर्ड क्या है? महादेव गोविंद रानाडे, बी.आर. अम्बेडकर। तो ये इनके बारे में बात हो रही है, गोविंद रानाडे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में। ठीक है,
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एमजी रनाडे, ठीक है, एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होता रहा। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले तो कौन सुमेलित है वो पता कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले, ठीक है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, ठीक है। सोशल सर्विस लीग, ठीक है, ये सुमेलित है। सेवा समिति एचएन कुंगरू, ठीक है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये गलत है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 में एनएम जोशी, जिसे नारायण मल्हार जोशी बोलते हैं। सोशल सर्विस लीग कब? 1911 में। अच्छा ये बताना आप मुझे कमेंट सेगमेंट्स पे, अगर पता हो तो ठीक है, वरना गूगल का इस्तेमाल करो, ठीक है, कि 1911 में दिल्ली से रिलेटेड कुछ हुआ था, दिल्ली और कोलकाता से रिलेटेड, ठीक है, ये रिलेशन बताना क्या हुआ था। 1911 में एनएम जोशी ने सोशल सर्विस लीग, चंदावरकर पहले अध्यक्ष द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा, कौन सा? सेवा समिति एचएन कुंजरू द्वारा, कब? 1914 में स्टैब्लिश हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा, ठीक है, ज्ञातव्य की सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई थी। इसके पूर्व 1878 में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य, एक सेकेंड, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अभी ऊपर ही मैंने बात की थी, ये 1878 में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम द्वारा की गई। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पुंतलू, ठीक है, द्वारा की गई, यद्यपि आयोग ने इसको गलत माना है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए क्या वजह थी, ठीक है, क्या कॉज थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके लिए जो वजह थी वो ये वजह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रमुख उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, नेशनल सोशल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सोशल रिफॉर्म को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। कौन सा संगठन? ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, एक सेकेंड, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक है। देखो, अगर आप इसको ना पूरा लंबा नहीं देख पा रहे हो तो आप ब्रेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। जिससे ये होगा कि आपकी रिटेंशन पावर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी? नहीं, 1875 में हुई थी ना, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है, ये सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये सही है। तो 3 और 4 सही है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती करते हैं। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, कौन सा धार्मिक असुविधा, सती निषेध, राज्य रखने का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, तो इसमें से क्या है, इसका तो इन्होंने आंसर दिया नहीं है, बट एक बार यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखते हैं। 1856 की बात कर रहा है कि कौन सा कानून पास किया गया ना, तो धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विडो मैरिज एक्ट्स द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में, कौन से, अगर ये भारत ऐसे बनाए ना तो ये पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री, डी के कार्वे थे। 1899 ईस्वी में डी के कार्वे ने पूना में विधवा आश्रम इस्टेब्लिश किया। देखो ना, तो ये पूना हो गया, कौन, डी के कार्वे। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की, किसके, विधवा आश्रम की। 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहीं पे 1916 में बम्बई में प्रथम फर्स्ट फीमेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया, जबकि डलहौजी के राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में प्रस्तुत किया गया। अगर नहीं किया इसके पहले की हिस्ट्री तो ठीक है, आप मेरे ऊपर रिलाय हो सकते हैं, हम इसको कवर करेंगे डिटेल सेगमेंट्स में। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे सुनते जाइए और जो याद कर पाएँ याद करते जाइए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ, 1856 में। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम लिखित में से किस संदर्भ में आता है, ठीक है, तो उनका आता है C&D, अगर इन्होंने पूछा तो विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी के कार्वे हैं वो क्या थे, वो समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक, तो वो विधवा विवाह को कहते हैं कि हाँ होना चाहिए। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया, किसके साथ में, रानाडे के साथ में। और विधवाओं को शिक्षा देने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की, किसने, डी के कार्वे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। दोधो केशव कार्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के महासचिव थे। ठीक है, इन्होंने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में बम्बई में फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसने, डी के कार्वे ने। कहाँ पे, मुंबई में, कब, 1916 में। क्या, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है।